पहला जो बिंदु है शासन स्तर एवं विभागीय स्तर पर कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री को मांग पर प्रेषित किया जाना। साथियों कई विभाग हैं, अन्य हर विभागों की अपनी विभागीय समस्याएं भी हैं। एक हमारी केंद्रित समस्या जैसे पुरानी पेंशन है, डीए है, 18 महीने का वेतन लगते हैं, कई ऐसे वेतन लगते हैं, इनको छोड़कर विभागीय समस्याएं भी हमारे समक्ष आती रहती हैं। जैसे आपके स्थानीय निकाय का पुनर्गठन होना है, हमारे लोक निर्माण विभाग में नए पदों का सृजन होना है, नए पद स्वीकृत होना है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद नहीं है, ऐसे तमाम विभाग, कृषि विभाग में भी इसी प्रकार की कई समस्याएं हैं। तो हम चाहते हैं जो विभाग के सभी सदस्य नेतृत्व कार्य साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो अपने विभागों की समस्या बारी बारी करके बताएंगे। उन समस्याओं को हम लोग सदन की कार्यवाही में अंकित करेंगे, कार्यवाही रजिस्टर में लेंगे और उसके आधार पर संबंधित विभाग के जो निदेशक हैं, कार्यालय अध्यक्ष हैं या फिर प्रमुख सचिव हो, उनसे वार्ता के लिए समय लेंगे, उनको पत्र प्रेषित करेंगे और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रमुख सचिव, माननीय विशेष मुख्य सचिव को भी ज्ञापन दिया जाएगा इन समस्याओं की पूर्ति हेतु। तो साथियों हमारे जो दूसरा जो हमारा बिंदु है, संगठन को गतिशील बनाने हेतु जनपदीय क्षेत्रीय शाखाओं का गठन। तीसरा है घटक संघों के सदस्यों द्वारा सदस्यता फॉर्म भराए जाने पर चर्चा। अन्य विभागों में डेट मीटिंग हेतु समय और कार्यक्रम जारी करने पर चर्चा। अखिल भारतीय राष्ट्र कर्मचारी महासंघ के आगामी 4 दिवसीय अधिवेशन में प्रतिनिधियों के चयन पर चर्चा। उत्तर प्रदेश फेडरेशन के साथ संबद्ध घटक संघों की वार्षिक सभ्यता सूत्र पर चर्चा, कोष पर चर्चा, अन्य बिंदु आज्ञा से। तो साथियों हमारे द्वारा जो संगठन है, संगठन के अभी हमारे पास कई ऐसे जनपद हैं। वैसे लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनपदों में जाकर हमारे जनपद अध्यक्ष, जनपद मंत्री, मंडल अध्यक्ष, मंडल मंत्री को हम लोग नामित कर रहे हैं, मनोनीत कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे फेडरेशन के साथ काफी प्रॉब्लम हम लोग फेस करनी पड़ी है, जिसके बाद संगठन कहीं ना कहीं काफी कमजोर स्थिति में है। हमारे द्वारा लगातार पूरे प्रदेश में कहीं पर कोई भी किसी भी प्रकार की घटना होती है, कोई भी ऐसी हमारे लिपिक कर्मचारियों के साथ कुछ भी ऐसी अनहोनी होती है या फिर कोई परेशानी होती है, हम लोग द्वारा सबसे पहले अग्रणी लाइन में रहकर उनका कार्य कराया जाता है, उनके लिए जाते हैं, उनके अधिकारियों से मिलते हैं, लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। परंतु बड़ा खेद का विषय है कि हमारे जिन समस्याओं पर तो लोग फोन करते हैं, समस्याओं का तो निस्तारण कराते हैं, लेकिन जब हमारी प्रांतीय बैठक होती है तो उनमें उनकी भी सहभागिता बहुत अत्यंत कम होती है। हाल ही में हमारी बैठक जो एटक कार्यालय अखिल भारतीय राष्ट्र कर्मचारी महासंघ के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लांबा जी, उनकी उपस्थिति में हुई थी। उसमें यह तय किया गया था कि सभी विभागों से हमारे सदस्यता फॉर्म भरवाए जाए। तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि स्थानीय निकाय द्वार में काफी बड़ी एक्टिवनेस दिखाते हुए, चाहे महिला मंत्री ऋषिदा वहीद जी हो, चाहे हमारे संदीप पांडे जी हो, चाहे अजय फारूकी हो, आप लोगों ने बड़ा मजबूती दिखाते हुए काफी फॉर्म भरवा लिए हैं। फॉर्म भरवाने की जो कड़ी है वो कंटिन्यू चल रही है। अन्य विभागों से भी फॉर्म भर रहे हैं, भरे जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे सदस्य बढ़ेंगे हमारा संगठन मजबूत है। साथियों हमारे मध्य वर्तमान में अभी एक गरिमा सिंह जी हैं, महामंत्री जी, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी विभागीय समस्याओं से अवगत करें। वो ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी काम कर रहे हैं तो वो उसका ही रिइंबर्समेंट है, कोई अपनी जेब से नहीं देगा। तो अभी स्थानीय निकाय में जो एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो बहुत बड़ी हम लोगों की है वो ये है कि वेतन यूँ रोक दिया जाता है बातों में, यहाँ ठीक है नहीं है, थोड़ा सा लेट हुआ वेतन रोक। हालांकि अभी नाम नहीं लेंगे, लेकिन अधिकारियों के स्तर पर जो डिसीजन फौरन हो जाने चाहिए वो 1.5 साल फाइल जो है लंबित रहती है, उनके वेतन पे कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर कर्मचारी से यहाँ पे मात्र 5-7 लोग होंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश का काम देखना, तो उसको आप चलिए ठीक है, उसमें हम लोगों को कोई चाहिए नहीं कि हाँ इनकी कोई शाबाशी हमें मिले, ऐसा कुछ भी हो, लेकिन जो हक की बात है वो वेतन होती है मेरे हिसाब से, उसी के लिए सब काम कर रहे हैं जो फैक्ट है। तो मेरे हिसाब से पहली बात तो वो चीज़ होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम लोग को जो पुनर्गठन हुआ है ढांचा, मेरे क्वेरीज थी दो की, क्या हम लोग क्या सचिवालय की पैरिटी ही ले सकते हैं? अगर हेडक्वार्टर उसी स्तर का काम
ही पावर्स हमको डेलीगेट की गई हैं, तो हमारी रीस्ट्रक्चरिंग में इतना सोचना क्यों होता है? तो क्या हम लोग अपना जैसे पदनाम परिवर्तित नहीं करवा सकते? हम पे ग्रेड नहीं दे सकते? 10-12 साल हो चुके, 15 साल हो चुके हैं, तो क्यों नहीं हम लोग इस टाइम के ऊपर हम लोग उसको दोबारा रिवाइज, मतलब कोई हम ऐसा टेन्योर नहीं बना सकते कि 10-12 साल पर एक तरह से रिव्यू हो जाए कि नहीं अब इतना काम बढ़ गया है, ये पदनाम किया जा सकता है, ये रेस किया जा सकता है, जैसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का है, तो वो पद बाय डिफॉल्ट हमारी मांगों में हर विभाग में क्यों नहीं लागू हो जाता है? जब हम सब एक ही स्तर के सब स्टेट ऑफिशियल्स हैं, सब राजकीय कर्मचारी हैं, तो वो विभागवार हमको क्यों उसमें मांग करनी पड़ रही है कि भाई मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद दे दो, इनका पद दे दो, ये कर दो? तो गन्ना जी द्वारा जो समस्या उठाई गई है, जैसे वेतन रोकना, पुनर्गठन, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के बाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पे भी हम लोग द्वारा लगातार जो हमारे पूर्व में जो मांग पत्र गए हैं, फेडरेशन के मांग पत्र में भी ये मांग थी कि जो शासनादेश है जिसमें मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद स्वीकृत है, उसमें ग्रेड पे की बाध्यता दे रखी है। तो उस ग्रेड पे की बाध्यता को समाप्त करने के लिए कि जिस विभाग का ग्रेड पे जो है उसका उन्होंने स्ट्रक्चर कर दिया है अपना ग्रेड पे होगा, वहीं पर ही वो पद स्वीकृत हो सकता है, उसके अलावा नहीं। हमारे लोक निर्माण विभाग में भी हम लोग कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का तो हमारे वहाँ पद है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। साथियों, इसी कड़ी में हमारे मध्य उपस्थित आकाश महोदय जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। कृपया आप अपने जो भी विचार हैं वो सदन में रखें। जैसा कि गरिमा ने बताया कि हमारे निदेशालय की जितनी भी समस्याएं हैं वो बहुत ही जेन्युइन समस्याएं हैं और वास्तव में उसका निराकरण जल्दी से जल्दी होना चाहिए। हमारे निदेशालय में इस समय कर्मचारी कम होने की वजह से और इस पर कोई सार्थक ध्यान न देने की वजह से शोषण बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गया है। क्योंकि जब एम्प्लॉय कम रहेगा, काम ज़्यादा रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें गलतियाँ भी होती हैं और इसको ऊपर लेवल पे पहले ये नहीं, अभी हाल के पिछले 1-2 सालों में ये बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले भी होते थे लेकिन वो सब चीज़ें माफ़ कर दी जाती थी कि भाई चलिए ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होगी। लेकिन सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं होती है। तो इस समय इतना ज़्यादा हो चुका है कि कोई बात को समझने वाला नहीं है। तो हमारी जो भी मांगे हैं, जो भी जैसा कि बताया भी और आप सब लोग वाकिफ हो चुके हैं, तो हम लोगों का यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इसको जो है बड़े स्तर पर उठाया जाए, चाहे कैडर रिव्यू का मामला हो या फिर वेतन रोकने का या अधिकारियों की मनमानी का है, वो जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो। बिल्कुल, हम लोगों को जो शोषण जो हो रहा है इसके प्रति एकजुट होना पड़ेगा। खाली अध्यक्ष, खाली मंत्री, खाली महामंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आपको आह्वान किया जाए, जब आपको आह्वान किया जाए तो आप सभी को एकजुट होकर आना पड़ेगा, क्योंकि संगठन की जो ताकत है वो हमारे कर्मचारी हैं। हमको कोई लाल बत्ती नहीं मिली, हमें कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं मिली। हम भी उसी प्रकार से जाते हैं, केवल हमें ये पैड मिला है कि हम उस पर अपनी समस्याओं को उठाते हैं और आपकी ताकत के दम पे हम उनसे बात करते हैं या करते हैं या अपने काम को बनाते हैं। साथ ही हमारे मध्य हमारे कर्मचारी महासंघ, अखिल भारतीय राज कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष आदरणीय कमलेश मिश्रा जी, हमारे फेडरेशन के कोषाध्यक्ष आदरणीय आशीष खरे जी, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्टर एसोसिएशन के महामंत्री आदरणीय देवेंद्र कुमार यादव जी पधार चुके हैं। आप सभी से निवेदन है ताली बजाकर उनका स्वागत करें। सुधीर कुमार भारती, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्टर एसोसिएशन भी उपस्थित हैं। इसी कड़ी में हमारे मध्य हमारे उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टर सर्विस एसोसिएशन के क्षेत्रीय महामंत्री रंजीत जी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि रंजीत जी कृपया अपने विचार व्यक्त करें। आए हुए सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, हमारे यहाँ सभी लोग आए हैं समस्याओं के लिए, तो ठीक है। एक समस्या भी वर्तमान में भी सरकार ने एक नियम लागू किया है कि जो हमारे कोई मृतक होता है तो उनमें से अगर जो जिस कैडर में मृत हो गया तो उसके परिवार के सदस्य को उसी श्रेणी में जॉब देने की बात हो रही, जबकि होना यही चाहिए जो अभी तक होता आया कि कम से कम उसकी जो योग्यता के अनुसार उसको जॉब मिलनी चाहिए। नंबर एक। दूसरा मेरा पॉइंट है कि हमारे जितने भी साथी हैं, अधिकारियों को तो कॉलोनियाँ वगैरह अलॉट हो जाती बहुत आसानी से, लेकिन जो हमारे मिनिस्ट्रियल के संवर्ग के साथी हैं या जो अन्य साथी हैं
उनको भवन अलॉट इतनी आसानी से नहीं हो पाता या उतनी संख्या में है ही नहीं, उनको बहुत परेशानी इस चीज़ के लिए होती है। इसके अलावा एक समस्याएं हैं जो भवन मरम्मत, लोगों के यहाँ जो आवास हैं उनकी भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। और हमारा एक है सुझाव, जो हम लोग 2800 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, ये मांग बहुत टाइम से चल रही है, लगभग 10 साल को मैं देख रहा हूँ। इतने समय होते हैं तो इसको क्यों ना 4200 ग्रेड पे की मांग की जाए। और हमारा जो पद है, हमारे न्यूनतम योग्यता की बात होती है वो है इंटर, जबकि आज हम काम कर रहे हैं तो वो ग्रेजुएशन लेवल से कम की बात नहीं है और टेक्निकल वर्क अलग कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरी एक मांग यहाँ की है जो यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है इस विभाग के लोगों, तो मेरा ये कहना है कि क्यों ना यहाँ का प्रतिनिधि मंडल सीधे विभागीय मंत्री से सीधे बात की जाए इस विषय पे। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। बिल्कुल मृतक आश्रित नियमावली जो अभी आई है वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित में नहीं है। सरकार द्वारा बड़े दिमाग लगाकर हम कर्मचारियों को ठगने की कोशिश की जा रही है और उस मृतक आश्रित जो नियमावली थी उसको क्रैश किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। जब ये जारी हुई थी तो हमारे जो संरक्षक हैं इतने प्रभावी हैं, आपने तुरंत बताया था कि मृतक आश्रित नियमावली जो है वो खत्म हो रही है, बचा सको तो बचा लो। तो ये शब्द पढ़ते ही हम लोगों ने उसका अध्ययन शुरू किया और देखा किस प्रकार निगम, जो नया निगम की नियमावली आई उसका मृतक आश्रित नियमावली इस प्रकार से संशोधन किए गए कि अगर हमारा कोई 4th क्लास का एम्प्लॉय है वो एक्सपायर होता है तो उसे 4th क्लास पे ही नौकरी मिलेगी। पहले क्या होता था, शैक्षिक योग्यता के आधार पर उसे एक जो भी उसकी शैक्षिक योग्यता है बाबू पे उसको पोस्ट पे मिल जाता था। तो इस पर भी हमें इस बार मांग पत्र में हम इसको रखेंगे कि इस संशोधन को समाप्त किया जाए, क्योंकि बड़ा लड़ाई करके हमारे जो पुरोधाओं ने ये मृतक आश्रित नियमावली जारी कराई थी और आज धीरे धीरे सरकार द्वारा एक साथ नहीं लेकिन धीरे धीरे इनडायरेक्टली तरीके से मृतक आश्रित नियमावली को क्रैश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के जनपद अध्यक्ष हफीज सिद्दीकी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचारों से सदन को अवगत करें। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले हमारे मंच उपस्थित हमारे संरक्षक आदरणीय कमलेश सर और नरेंद्र सर यहाँ उपस्थित हैं, उसका अभिनंदन वंदन। और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्याध्यक्ष आदरणीय कमल अग्रवाल जी, AIGF के राष्ट्रीय पार्षद विधि जी और फेडरेशन के अध्यक्ष संदीप पांडे जी और महामंत्री मंसूर जी, WD के महामंत्री देवेंद्र यादव जी और स्थानीय निकाय के महामंत्री आकाश मौर्य जी और बाकी साथी। आज हम लोग यहाँ फेडरेशन की बैठक करने के लिए उपस्थित हुए। बैठक 11 बजे शुरू होनी थी, थोड़ा सा विलम्ब उसमें हुआ, उसके लिए भी विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले जो हमारा एजेंडा बिंदु है, 8 बिंदुओं में हम लोग की बैठक बुलाई गई है। शासन स्तर एवं विभागीय स्तर पर कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को मांग पर प्रेषित किया जाना है। लगातार काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। संगठन को सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण स्थिति है, जो अभी महामंत्री जी ने इसकी चिंता व्यक्त की कि संगठन को गतिशील कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए जो भी प्रांतीय स्तरीय पदाधिकारी हैं वो आपस में समन्वय बनाकर जिलावार संगठन को स्थापित करने का प्रयास करने का काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक पिरामिड नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा, तो संगठन के खाली अध्यक्ष जी और महामंत्री जी की ताकत बन नहीं पाएगी। इसी तरह हम लोग को फेडरेशन को भी पर्चा छपवा के, जिस तरह महासंघ ने पर्चा छपवाया है, बहुत सराहनीय कार्य है। फेडरेशन को भी पर्चा छपवा के ऑफिस टू ऑफिस, टेबल टू टेबल जाने का काम करने का एक पूरा टाइम टेबल सेट करने की आवश्यकता है। अपनी क्षमता देखते हुए वो बहुत ही चमत्कारी काम हम नहीं कह रहे हैं, क्षमता देखते हुए कि महीने में 1 दिन या 2 दिन का समय इस पर कम से कम, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि फेडरेशन का पर्चा छपे और हम लोग रीच टू ईच प्रत्येक टेबल पे जाने का काम करें। सबसे महत्वपूर्ण काम
ये है कि लोगों को लगना चाहिए कौन लोग काम कर रहे हैं। तमाम तरह के संगठन आप लोग भी अखबार में पढ़ते होंगे, फलाने मंत्री, फलाने प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन धरातल पे कौन है, लड़ कौन रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ही और अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ ही लड़ते हुए दिख रहा है। पूरे इस जो भी नीतियाँ बन रही हैं, कर्मचारी विरोधी नीतियाँ बन रही हैं, और सबसे बड़ी बात जो है, हमको अपनी बात को ले जाने का माध्यम सबसे आसान है, वो हमारा पैम्फलेट है, हमारा पर्चा है। इस पर बहुत गहन अध्ययन करके एक ईमानदारी पूर्वक इस पर काम करने की आवश्यकता है। और जो बिंदु 5 है, ऑल इंडिया का अधिवेशन नासिक में हो रहा है, उस पर प्रतिनिधियों का, डेलीगेट्स का चयन भी होना है। वो नेतृत्व करेगा, उस पर निर्णय लेगा, नेतृत्व का काम है। और कोष हम लोग को बहुत हैंडसम कह सकते हैं सैलरी मिल रही है, लेकिन खर्चे हमारे बढ़ गए हैं, और उसके लिए जो और है उसके लिए संघर्ष जारी है साथ में। और बेहतर स्थिति के लिए महंगाई क्योंकि इस तरह से बढ़ रही है, उसके मुकाबले हम लोग को ये नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें से अपने एक मिनिमम 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये महीना हम अपने बहुत से खर्च करते हैं। बिजली बिल जमा करते हैं, बच्चों की स्कूल फीस जमा करते हैं, और तमाम तरह के खर्चे हैं। एक न्यूनतम खर्चा, एक न्यूनतम अमाउंट, वो हम ईमानदारी से प्रांतीय नेतृत्व को देना सुनिश्चित कर लें। हमारा एक कंट्रीब्यूशन और अक्टूबर का, और साथ में अपने साथ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ, और जहाँ हमारे मित्र लोग काम कर रहे हैं, संगठन वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, अपने माध्यम से हम लोग टारगेट करेंगे 5 लोगों को, 4 लोगों को, 3 लोगों को, 2 लोगों को, 1 लोगों से हम हर महीने कलेक्ट करके कोष में जमा कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बिना कोष के संगठन का गतिविधियाँ बहुत दिनों तक चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर गतिविधियाँ माननीय अध्यक्ष जी और माननीय महामंत्री जी ही मैनेज करते हैं। वो उनकी इच्छा शक्ति है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसके लिए लोगों को बधाई और शाबाशी। और सबसे बड़ी बात तो एजेंडा बिंदु से अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं एजेंडा बिंदु से हट की बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल की ऑफिस का ज़माना आ गया है। ई ऑफिस का इतना प्रेशर है, तनख्वाह रोकी जा रही है ई ऑफिस के नाम पर। ई ऑफिस के लिए कंप्यूटर नहीं है, ई ऑफिस के का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करने की कंप्यूटर की जो हमारे प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, मेरे ऑफिस का कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर में आप लोड ही नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ प्रेशर है तनख्वाह रोकने का, आप कहाँ लॉगिन करेंगे, कहाँ आप उस पर काम करेंगे, और आप दूसरी तरफ आपका डर है कि इस महीने भी हमारे यहाँ 7 लोगों को नोटिस जारी किया है, तनख्वाह नहीं होगी। हमारे एओ साहब ने रिक्वेस्ट करके तनख्वाह तो निकलवा दी इस तरह, लेकिन 7 लोगों को शोकाज नोटिस जारी हुआ हमारे ऑफिस में। लॉगिन कोई उसमें बीमार है, कोई व्रत है, तमाम तरह की तकनीकी दिक्कत आ गई है। मैं अल्पसंख्यक विभाग विकास भवन लखनऊ गया, वहाँ DSTO ऑफिसर जो थी मैडम, उनसे संपर्क किया। उनकी अपनी अलग समस्या है। उनकी समस्या ये है कि उनके पास स्टाफ ही नहीं है, उनके पास एक लिपिक है, वही उनके ऑफिस का काम कर रहा है, वही लॉगिंग का काम कर रहा है। एक समस्या ये भी है। तो माननीय सदन, माननीय अध्यक्ष जी से मेरा अनुरोध होगा कि इस विषय पे भी सरकार का और ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है कि कैसे किस तरह से इस पर एक अलग से सिस्टम और तकनीक और व्यवस्था स्थापित की जाए। ई ऑफिस को ऑपरेट करने के लिए और ट्रेनिंग के लिए 1 या 2 लोगों पर निर्भरता ना रहे, ये निर्भरता डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और कार्मिकों की ये इसमें और जोड़ा जाए। अब DSTO ऑफिस जाइए, आप पूरा दिन लग जाता है। आप ऑफिस से जाएंगे, आप पे दबाव है कि आपको एंट्री करानी है, लॉगिन करानी है, या कोई और एरर आ गया, जो एरर विभाग स्तर पे स्थापित जो कंप्यूटर सेल है वो नहीं कर पा रहा है, वो DSTO ऑफिस करेगा। DSTO का काम दिए रखा है अर्थ एवं संख्यांकी विभाग को। अब उनके पास समस्या ये है कि उनका कर्मचारी नहीं है, जो कर्मचारी उनका पटल का काम देख रहा है वही ये ऑफिस का काम देख रहे हैं।
तो इसमें बड़ी बाधा और व्यवहारिक दिक्कत आ रही है। इस पर बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये बहुत तत्कालीन और त्वरित विषय है। इस पर एक स्पष्ट व्यक्तिगत कहना मतलब सिंगल बिंदु पर एक पत्राचार होना चाहिए सक्षम प्राधिकारी को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी हमारे मध्य उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ नेशनल सर्विस एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील यादव जी पधारे हैं। हमारे मध्य सर्किल ऑफिस एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष तरुण श्रीवास्तव जी और अन्य साथी पधारे हैं। तो बिल्कुल अफीफ भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको बता दें, हमने 4 तारीख को एक पत्र प्रेषित किया था माननीय मुख्यमंत्री जी को कंप्यूटर से संबंधित समस्याओं को लेकर कि आपके द्वारा पर डे लॉगिन करना, ऑनलाइन कार्य करने हेतु तो कहा जा रहा है और तनख्वाह भी रोकी जा रही है, परंतु ऐसे भी कई कार्यालय हैं जहाँ 10-10, 15-15 कर्मचारियों पे एक कंप्यूटर है। आपके लोक निर्माण विभाग की बता दें, जो हमारे खंडीय कार्यालय है, वहाँ पे तो मुझे लगता है 1 या 2 कंप्यूटर पूरे कार्यालयों में है। लोग लाइन लगा के लॉगिन कराते हैं, उसके बाद उनका काम हो पा रहा है। एक तरफ तनख्वाह भी रुकना है, दूसरी तरफ कंप्यूटर की भी व्यवस्थाएं नहीं है, जिसके लिए हमारे द्वारा मांग की गई है। लोक निर्माण विभाग नेशनल एसोसिएशन के जो वहाँ का संगठन है उस पर भी लिख रहा है, वार्ता कर रहा है और फेडरेशन पे भी इस पे लगा हुआ है। DSTO की जो बात आपने कही है, इस पे बिल्कुल आपने पूर्व में भी अवगत कराया था। इसको हम अपने मांग पत्र में लेंगे और एक सिंगल लेटर सभी जिलाधिकारियों को, CMO को और मुख्यमंत्री को लिखा जाएगा इसमें। साथियों, इसी कड़ी में बैठक को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य हमारी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ की जो महिला साथी निधि जी हैं, पेशकार साथी, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा मैडम, आप अपने विचार प्रस्तुत करें। आज हम यहाँ से मिनिस्ट्रियल फेडरेशन की बैठक में शामिल होने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारे संरक्षणगण एवं विभिन्न विभागों से आए हुए पदाधिकारियों का हम सभी स्वागत करते हैं। आज की बैठक में जो एजेंडा लिए गए हैं उसमें काफी चीजें बता दी गई है लगभग। इस पे क्या निर्णय आगे किया जाना है वो भी महामंत्री जी द्वारा बताया गया है। कुछ चीजें हैं जो इसके अलावा भी देखी जानी चाहिए। पहले तो संगठन को कितना सुचारू रूप से चलाया जाए। सिर्फ ऑफिस कार्यालय में बैठ के मीटिंग होना ही संगठन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जिलों में भ्रमण करना, कार्यालयों में जाना, पैम्फलेट के द्वारा अपनी मांगों को और अपने उद्देश्य को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, हर एक कर्मचारी तक पहुंचाना, जिससे कि उन्हें ये पता चल सके कि आखिर हमारे साथ जो समस्याएं हो रही हैं उनको हल करने के लिए हमारे साथ कौन लोग खड़े हैं। क्योंकि आप सभी इस समय देख रहे होंगे कि तमाम तरह के संगठन आए दिन क्रिएट भी हो रहे हैं, पहले से भी चले आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में काम कर कौन रहा है, कौन बहुत ही तत्परता से मुद्दों को उठा रहा है, वार्ता की बात कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है। तो हमें उनको मौका देना चाहिए और उस तरह के लोगों को प्रमोट करने के लिए, हमें उनको जागरूक करने के लिए उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हम कौन सी मांग उठा रहे हैं और कौन से मुद्दे लेकर के हम आप तक आ रहे हैं। और एक चीज और है इसमें कि जो हम कर्मचारी साथी हैं, जब हम अगर कर्मचारी देखें तो हम उनको उन मुद्दों को लेकर के कितना सड़क पे उतर रहे हैं। क्योंकि हम व्हाट्सएप पे तो बात कर लेते हैं, मीटिंग में भी किसी तरह से आ जाते हैं, लेकिन जब सड़क पे उतरने की बात आती है तो हर एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ समस्याएं हैं या बहाने हैं कि वो संगठन की तरफ कॉल पे कि हमें आज यहाँ आंदोलन करना है या हमें अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट करना है, तो हम नहीं खड़े हो पाते हैं। विशेष करके महिलाओं के लिए भी ये समस्या है कि शायद हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, महिलाओं को अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं हमें उन पे भी साथ साथ फोकस करते हुए चलना चाहिए। एक और मुद्दा इस समय आप देख रहे होंगे, शायद ध्यान न दिया हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और अभी गुजरात गवर्नमेंट ने 8 घंटा काम करने की जो हमारी नियत व्यवस्था थी उसको खत्म करके 12 घंटे की व्यवस्था लागू करवा दी है। अब तो एक तरह से बिल बना दिया गया है
तो जो ये बात होती है कि हमारे पास समय ही नहीं बचा है, कर्मचारी संख्या कम है काम करने की और वर्क लोड बढ़ता जा रहा है, मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है। अभी आप जैसे कर्मयोगी वाला पोर्टल इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि कोर्सेज करने हैं और उस कोर्स में एक कोर्स है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आप कोर्स करा रहे हैं तो स्ट्रेस आखिर हो क्यों रहा है, इस पे ध्यान कब देंगे? सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं देना चाहती? एक कर्मचारी पे 4-4, 5-5 लोगों के काम का लोड बढ़ा हुआ है तो वो स्ट्रेस आ तो वहां से रहा है ना। तो स्ट्रेस पहले तो आप वहां से तो कम कराइए। तो उसकी बात कब होगी कि 8 घंटे की बजाय अब लिखित में 12 घंटे काम करना पड़ेगा। शायद अभी हमारे यूपी में ये नहीं लागू है, लेकिन अघोषित है ये। हम सुबह से आकर के रात 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, हमारे विभाग में तो शायद रात के 11-12 बजे तक भी लोग काम करते हैं और सुबह फिर टाइम से उनसे उम्मीद की जाती है कि वो 10 बजे कार्य में पहुंच जाए और फिर से अपना काम शुरू करते हैं। तो एक ह्यूमन मतलब एक है कि कितना वो काम कर सकता है। मशीन भी एक समय निर्धारित समय तक ही काम करती है, वरना शट डाउन हो जाती है। तो एक चीज पे बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। जो भी इस समय सरकारें नए नए कानून ला रही हैं, नए नए बिल पास कर रही हैं कर्मचारियों के लिए, तो उस पर भी ध्यान दीजिए कि आखिर सरकार हमारे साथ करना क्या चाह रही है। जैसे कि अभी सभी ने चर्चा करी इस बात पे कि नियुक्ति के विषय में समूह घ में ही मृतक आश्रित में नियुक्ति करेगा और समूह गा वाले गा में। तो गा वाले गा की तो बात करें, लेकिन जो का और खा है वो भी गा में आ सकता है, लेकिन घा वाला गांव में नहीं जा सकता है। कितना अमानवीय एक तरह से है। और समानता के अधिकार की बात यहाँ पे खत्म कर दी जाती है कि सबको एक समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन सरकार ने उसको भी क्यों किया इसका तो आज तक अभी पता नहीं चला कि ये उद्देश्य क्यों रहा है। समूह घ की भर्तियां 10 साल से बंद है, 2010 से बंद है। उसके बाद इन्होंने संविदा कर्मचारियों के लिए अलग से एक निगम बना दिया। इसका क्या उद्देश्य था ये भी अभी तक अगर देखा जाए एक्चुअल में तो क्या उद्देश्य था, जबकि हमारे 6 लाख कर्मचारी हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे विभाग में तो हैं, उनको नियमित करने की बात नहीं की गई कहीं पर भी। उनका 6 लाख कर्मचारियों का आखिर क्या होगा? तो इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं जो सरकार धीरे धीरे साइलेंटली लाती जा रही है और हम कर्मचारी सिर्फ उस चीज को एक न्यूज की तरह देख के और शायद छोड़ दे रहे हैं। लेकिन ये बहुत समझने की जरूरत है कि समस्याएं दिन पर दिन हावी होती चली जा रही है। निदान सरकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संगठन को मजबूत करना होगा और संगठन के साथ हमें भी खड़ा होना होगा। हमारी ड्यूटी सिर्फ संगठन के पदाधिकारी बना देने और संगठन की मीटिंग में जाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जितनी जिम्मेदारी हमारे अध्यक्ष महामंत्री की है उतनी ही जिम्मेदारी हम सभी सदस्यों की होनी चाहिए। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो वो अकेले कहाँ तक आगे बढ़ पाएंगे। तो कृपया इस चीज को बहुत ध्यान दें कि समस्याएं हैं तो उनके निदान के लिए ही संगठन है, तो संगठन का साथ दें, मीटिंग में उपस्थित हो और अपनी मांगों पे चर्चा भी करें आपस में। अगर हम विभिन्न मुद्दों पे आजकल के तमाम मुद्दों पे बातें करते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ज्यादा अगर हम चर्चा अपने मुद्दों पे करेंगे और उन्हीं को प्रसारित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेजेस के अलावा जितना ज्यादा इन मुद्दों पे बात की जाएगी तो ये आम चर्चा का विषय बनना शुरू हो। इससे मुझे लगता है कि संगठन इससे और ज्यादा मजबूत होगा कि सभी व्यक्ति एक तरह से विचार कर पाएंगे अपनी बातों पर। धन्यवाद। तो साथियों, इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य हमारे उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टर सर्विस एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष आदरणीय आशीष खरे जी हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा आशीष खरे जी से कि कुछ शब्द सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। और मेरे सभी साथ एनपीएस कुछ 2 पेंशन स्कीम, ओपीएस लिखने भर से पेंशन नहीं मिलने वाली। पूरे प्रदेश भर से, पूरे देश भर से लोग जब तक नहीं जुटेंगे कुछ नहीं मिलेगा। आज हमारे संगठन को कोष की जरूरत है, साथियों के जोश की जरूरत है और वो दोनों ही मिसिंग है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अपने स्तर पर जितना समय आप संगठन को दे सकते हैं, संगठन के बुलावे पर जरूर आइए। संगठन का जो निर्धारित सदस्यता शुल्क है उतना तो कम से कम आप दें। सभी विभाग जो घटक दल हैं उनसे मैं चाहूंगा कि विभागीय संबद्धता शुल्क जो है वो फेडरेशन में जमा कराएं।
क्योंकि आगे की लड़ाई, अब जो भी हमारे कर्मचारी हैं, हम साथीगण हैं, हम लोगों को कोई वजीफा नहीं दे रही है सरकार इस लड़ाई में लड़ने के लिए। हम लोग अपने स्तर पे जितना जैसे भी मैनेज कर पाते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है। हमारे बहुत से साथी हैं जो ऑलरेडी ओपीएस में हैं, फिर भी वो हर लड़ाई में, हर एमपीएस के लिए वो पहुंचते हैं। और जो हमारी यंगर जनरेशन है वो सिर्फ हैशटैग ओपीएस लिख के घर बैठ जाती है या मोबाइल पे स्क्रॉल करती रहती है। तो क्या इससे मिल जाएगा एमपीएस? नौकरी खतरे में है आप सबकी, भविष्य खतरे में है। आप लोग समझिए, अभी भी जागने का सही समय है। अभी नहीं जागे तो जैसा कहा गया ना कि आप मृतक ऐसे नियमावली बचा सको तो बचा लो। अब क्या बचाएंगे आप? उसमें कहा गया कि समूह गा का भी है तो भी समूह गा में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि समूह गा लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन आयोग में है। तो समूह गा हो चाहे समूह का हो चाहे खा हो, आप जाएंगे 4th क्लास में, आपका जो भी आश्रित आएगा वो क्लास 4th में जाएगा। जरा इमेजिन करिए वो चीज, ईश्वर ना करे किसी के भी साथ हो, मगर है वो सच्चाई। अभी भी अगर नहीं जागरूक हुए, और जागरूक मैं कहूंगा जागरूक ना हो, जागे और आगे बढ़े, रुकने की जरूरत नहीं है। इन ऑल टोटल मैं यही कहूंगा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग असहमत भी हैं, बहुत सारे संघ हैं, बहुत सारे हैं जिस पर हम असहमत हैं, लेकिन सहमति के कुछ बिंदुओं को जोड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इतने सारे फेडरेशन, इतने सारे डिवीजन, इतने सारे डिवीजन करके हम कहाँ जाएंगे? 10-10 लोगों की पार्टी बना के कैसे चलेंगे? आप जिससे लड़ रहे हैं उसको देखिए। आप, मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम दूंगा और आप सभी से निवेदन करूंगा कि सदस्यता शुल्क का फॉर्म भरिए, सदस्यता शुल्क जमा करिए, और जो भी विभागीय घटक दल जुड़े हैं फेडरेशन से वो संबद्धता शुल्क जमा करें, जिससे कि हम हमारी सबकी लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। लोक निर्माण विभाग मिनिस्टर एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री आदरणीय देवेंद्र कुमार यादव जी उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया सभा में अपनी बात करें। आज जो बैठक फेडरेशन ने को रखी है और अपनी मांगों के लिए, हमारी मांगे कैसे पूरी होगी जब तक हम उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी मांगों को लिए कार्यक्रम नहीं देंगे कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं, हम ये हमारी मांगे हैं और इस तारीख को हमारा ये एक कार्यक्रम है। ऐसे मांगे हैं कि जहां प्रमोशन का पद नहीं है कनिष्ठ सहायक का, वहां 10 साल पर उसको ग्रेड पे 2400 दिया जाता है, जो सरकार सहमत हो चुकी है। इस पर हमारे कमलेश मिश्रा सर बताएंगे, उस समय ये लोग थे तो सरकार मानने को तैयार हो गई थी कि इस पर जहाँ पर पदोन्नत हो जाते हैं कनिष्ठ सहायक 5 साल के बाद उसको 2800 देते हैं, और जो 10 साल पर जहाँ पदोन्नति नहीं है उसको ग्रेड पे 2400 देते हैं। तो ऐसे ऐसे मांगे हैं जो सरकार मान सकती है। बताइए, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और जो इस बैठक में आए हैं सभी सदस्यों को, सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र कुमार यादव जी। आपकी आपने जो भी बिंदु उठाए मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, सदन पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आपने ग्रेड पे का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि यदि कोई कनिष्ठ सहायक जब भर्ती होता है तो यदि उसका प्रमोशन 5 वर्ष के उपरांत हो गया, 5 वर्ष पे हो गया तो उसे 2800 ग्रेड पे मिल जाता है। लेकिन यदि उसका 10 वर्ष तक प्रमोशन नहीं हो पाया किसी वजह से, पदों की अनुपलब्धता को लेके, तो उसका जो ग्रेड पे होता है उसको 2400 मिलता है। ये कहीं ना कहीं हमारे वहाँ वेतन विसंगति है, एसीपी व्यवस्था में वेतन विसंगति। इसके लिए मैं आपको बता दूं, फेडरेशन लगभग 2 पत्र सुरेश कुमार जी को पहले ही प्रेषित कर चुका है। 4 तारीख को भी हमने एक पत्र लिख रखा है, 4/9/2025 को फेडरेशन का पत्र संख्या 76 है, और हमने पूरी बात उनको लिख करके दी है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे फेडरेशन ने अभी तक पदन करने उठाया है। फेडरेशन के जो घटक संगठन है वही फेडरेशन को चलाते हैं, वही उन्हीं की जो मजबूती है वो फेडरेशन लेता है। और हमारा जो फेडरेशन है वो संबंध है राज्य कर्मचारी महासंघ से, राज्य कर्मचारी महासंघ संबंध है अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ से। तो जो हमारे नेशनलाइज मुद्दे होते हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उस पर वहां से हमें कार्यक्रम मिलता है और हम कार्यक्रम करते हैं। और ये मैं बड़ा अपने आप को
अपना सौभाग्य से मानता हूं कि मैं इस फेडरेशन का हिस्सा हूं और इस राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ का हिस्सा हूं, क्योंकि आप देखेंगे आज के वर्तमान परिवेश में जो वर्तमान सरकारें हैं इसमें सारे संगठन शून्य हैं, लेकिन राज्य कर्मचारी महासंघ एक ऐसा संगठन है जो रोड पे निकल के कार्य कर रहा है। हाँ, अभी राज्य कर्मचारी महासंघ का जो 9 जुलाई को बैठक हुई, बड़ी बड़ी बातें करके हम चले जाएंगे, लेकिन जब हम किसी को बुलाएंगे कि आज रोड पे हमें बैठक करनी है या मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है, तब हम अकेले पहुंचेंगे, वो भी अगर 9 बजे की मीटिंग होगी तो 12 बजे पहुंचेंगे। आप समझिए प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है क्योंकि हम कहते तो बड़ी बड़ी बात है, लेकिन हम उस पर का अनुसरण करते नहीं है। राज्य कर्मचारी महासंघ लगातार बैठक दे रहा है, अगली बैठक भी देगा, अगला भी कार्यक्रम देगा, लेकिन आप सभी को वहां आना पड़ेगा और अपनी जो भी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार आप 2 लोगों को ला सकते हैं, आप 4 लोगों को ला सकते हैं, क्योंकि बिना आपकी सहायता के, बिना भीड़ दिखे कुछ होना नहीं है। आप समझिए, आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना वो अलग बात है। बैठक इसीलिए होती है कि हमारा जो भी मन में चीजें हैं, हम अगर फेडरेशन से नाराज हैं, हम अगर अपने महासंघ से नाराज है, तो हम उसको रखें, उसका हम अनुसरण करेंगे और उसमें जो भी हमारी कमियां है उसको दूर करेंगे। हाँ, गेट मीटिंग जो होनी थी वो हमने कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई आपके विभाग में हमारे अध्यक्ष जी हैं तो उनके ऊपर भी काफी वर्कलोड रहता है, तो वो कहीं ना कहीं डर लिए, इसीलिए इसी को दूर करने के लिए हमने अपने बिंदु संख्या 4 जो हमारा एजेंडा बिंदु है, एजेंडा बिंदु के बिंदु संख्या 4 में ये बात रखी है कि अन्य विभागों में गेट मीटिंग हेतु समय और कार्यक्रम निर्धारित करना। आज हम उस समय और कार्यक्रम को निर्धारित करेंगे, जो भी अन्यत्र विभाग हैं उसके लिए एक समय सारणी बनाएंगे कि कब तक कहाँ जाना है। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो जिस भी विभाग में है, आप सभी से अनुरोध है कि फेडरेशन महासंघ का आपको अवगत भी करा दे, फेडरेशन महासंघ का पार्ट है और आप देखेंगे महासंघ के इस पंपलेट में हमारी फेडरेशन की भी मांगे हैं। हम अपनी तो भेजते ही हैं, लेकिन महासंघ जो प्रदेश स्तर के जो भी कार्यक्रम होंगे वो महासंघ ही देगा और हमें उसको मजबूत करना है। हमें अपने जो कर्मचारी हैं उनको ले जाना है, मिनिस्टर कर्मचारी, फोर्थ क्लास कर्मचारी, क्योंकि जब एकता होगी तभी हमारी सुना जाएगा। आप बताइए, आज फेडरेशन प्रदेश भर में है और हमने सबको समय पे बताया गया हर चीज की, लेकिन हमारी संख्या आप देख रहे हैं किस तरह मिनिस्टर कैडर अपनी सीट से निकलना नहीं चाहता है, उठना नहीं चाहता है। बातें तो सब करते हैं हम लोग, हालांकि उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जो भी हमसे हो सकता है हम चीजों को उठाते हैं, पकड़ उठाते हैं और भेजते हैं कि किसी प्रकार से जो भी चीजें हैं उसका समाधान किया जा सके। और आपने जो बताया उसका बिल्कुल अवसर किया जाएगा। और अभी तक मैं समझता हूँ ऐसी कोई मांग नहीं जिसपे हमारे फेडरेशन ने पत्राचार ना किया हो, ऐसी कोई मांग नहीं, चाहे वो विशाखा गाइडलाइन की हो, चाहे जो भी आप बिंदु सोच सकते हो, सब पे हमने पत्राचार किया, संबंधित को अवगत कराया है। तो साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य हमारी कर्मठ महिला संगठन मंत्री योशिता बघेल जी हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कृपया 2 शब्द आप अपने विचार को व्यक्त करें। सभी पदाधिकारियों और अधिकारियों का अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों ने हमें इस पद से, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरी बहुत बड़ी एक समस्या है कि स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है हम लोगों का। मैं यहाँ बहुत ही परेशानियों के साथ मैं यहाँ पर अटैच हूँ। मैंने 3 साल प्रयास किया, लेकिन हमारा स्थानांतरण नहीं किया। बोला गया कि आप लोग जल निगम के मृतक आश्रित हैं, तो आप लोगों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। और एक कैबिनेट ने 2021 में एक नियम वो था, जियो आया था कि उसमें हम लोगों को मर्ज किया गया था जल निगम वालों के मृतक आश्रित। उसमें 276 लोग थे जो मृतक आश्रित थे, लेकिन सभी लोग, सारी महिला अपने अपने जनपद छोड़ के उन लोगों को भेज दिया गया। जहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं लोगों को, लेकिन लोग कुछ कारणवश आ नहीं पाए यहाँ पर। मैंने सबको बुलाया था, वो आ नहीं पाए। तो स्थानांतरण भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो किसी का हो नहीं रहा है। यही बोला जा रहा है कि आप लोग नगर निकाय के नहीं, आप लोग जल निगम के मृतक आश्रित। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग तो वेतन नगर निकाय से पा रहे हैं और नगर निकाय में ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा प्रस्ताव भेजा जाए शासन को कि ताकि हम लोगों का 2003 का जो जियो है उसको सम्मिलित करके हम लोगों का भी स्थानांतरण कराया जा सके। धन्यवाद, यही मैं आपसे कहना। ठीक
कि मैडम उसको पुनः हम उसको रिमाइंडर देते हैं और हम कोशिश करते हैं, अगर मांग पत्र आता है तो आपका एक इंडिविजुअल लेटर संबंधित को हम प्रेषित करते हैं कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं दृष्टिगत उसको समाप्त किया जाए, अटैचमेंट समाप्त किया जाए। ठीक है, साथ में इसी कड़ी की बैठक के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य और भी कई वक्ता हैं, अगर वो बोलना चाहते हैं तो कृपया आप आ सकते हैं अपनी सीट से, अगर कोई बात करना चाहता है तो। साथ ही हमारे फेडरेशन के उपाध्यक्ष अब्दुल फारूकी जी हैं, आप मंच पर उपस्थित समस्त का आभार व्यक्त करता हूँ और हमारी मांगे हमारे महामंत्री जी ने जैसे रखी है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। वही मेरी भी मांगे हैं, उनको पूरा किया जाए। साथ ही हमारे मंत्री, क्योंकि वैसे तो अध्यक्ष जो होते हैं वो सबसे आखिरी में बोलते हैं, लेकिन संदीप भाई अपने विभाग की समस्याओं के सदन में, क्योंकि सदन में जो रखा जाएगा वो लिखा जाएगा, उसको भेजा जाएगा, तो एज अ निकाय के अध्यक्ष ये अपनी बात को रखना चाहते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा संदीप कुमार पांडे अध्यक्ष स्थानीय निकाय से कि आप कृपया अपना विचार करें। धन्यवाद मनसुख भाई। सभा कक्ष में उपस्थित राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय श्री कमल अग्रवाल जी, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री कमलेश मिश्र जी, हमारे फेडरेशन और महासंघ के संरक्षक श्री नरेंद्र सिंह जी, हमारी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की सदस्य श्रीमती निधि जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री भाई देवेंद्र यादव जी और हमारे सर्किल एसोसिएशन पीडब्ल्यूडी सर्किल एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष सुनील यादव जी, सभा कक्ष में उपस्थित सभी कर्मचारी साथियों, मैं आपको सर्वप्रथम बताना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारी महासंघ एक ऐसा महासंघ है जो विगत कई वर्षों से कर्मचारी हितों के दृष्टिगत उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए शासन प्रशासन से लड़ता आया है और सड़कों पे अगर लड़के किसी ने समस्याओं का निजात करवाया है तो वो राज्य कर्मचारी महासंघ है। साथियों, आज प्रदेश की अगर हम बात करें यूपी की, तो इतने महासंघ हैं, इतनी परिषदें हैं, इतने गुट हैं कि हम सभी कर्मचारी एकजुट नहीं हो पा रहे। और देखने में ये आया है कि वो विभाग चाहे जो हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, कृषि विभाग हो या हमारा निदेशालय हो या कोई भी सरकारी विभाग हो, चाहे वो निगम है, चाहे अर्ध सरकारी सरकारी कोई भी विभाग, समस्याएं साथियों जनपद स्तर पे अलग हो सकती हैं, मंडल स्तर पे विभाग वाइज समस्याएं एक हो सकती हैं, लेकिन चूंकि हमारा राज्य कर्मचारी महासंघ अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ से जुड़ा हुआ है, तो जो मेजर 4-5 डिमांड हैं उनको एक हम अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल पे अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के माध्यम से प्रोग्राम दिए जाते हैं, वो हम लोग अपने अपने राज्यों में, जनपदों में, मंडलों में उसको आयोजित करते हैं। अगर हम मेजर डिमांड की बात करें साथियों, तो हमारी 4-5 मुख्य मांगे हैं जिनको हम आज से नहीं, पिछले 10 साल 5 साल से लगातार उठाते रहे हैं। उनमें जो मुख्य मांग है हमारी पीएफआरडीए रद्द करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। दूसरी हमारी मांग है कि 2010 से जो चतुर्थ श्रेणी भर्तियों पर रोक लगी है साथियों, इसको तत्काल बहाल किया जाए। अभी सरकार ने एक तानाशाही ऑर्डर करते हुए तत्काल में अभी हफ्ते 10 दिन पहले एक पत्र जारी किया या शासनादेश कर दिया, जो कि हमारे मृतक आश्रित नियमावली पे कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की सरकार मंशा रख रही है। उसमें कहा यह गया कि अभी किसी भी विभाग में हम अगर निदेशालय की भी बात करें तो वर्तमान में 4 से 5 ऐसे लोग हैं हमारे विभाग में, बहुत छोटा सा स्ट्रेंथ रह गई है हमारे निदेशालय की, तो 4 से 5 ऐसे लोग हैं जिनके जो हमारे पूर्व कर्मचारी थे वो 4th क्लास थे, लेकिन योग्यता के आधार पे उनको 3य श्रेणी में नियुक्ति मिली। तो सरकार जो है ये एक तानाशाही आदेश उसने पारित कर दिया है और धीरे धीरे मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि वो मृतक आश्रित नियमावली भी खत्म कर। साथियों, दूसरी
तीसरी हमारी डिमांड है कि कोरोना काल में जो 18 माह के DA/DR भत्ते जो फ्रीज किए गए, सेक्टर लगभग बंद थे, केवल किसी ने काम किया हो, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, चाहे हमारा निदेशालय सरकारी नगर विकास हो या PWD विभाग हो, कोई भी विभाग इससे अछूता नहीं है। कई हमारे लाखों हजारों कर्मचारी उसमें शहीद भी हो गए, लेकिन सरकार मुआवजा जब देने की बारी आई, रिइंबर्समेंट देने की बारी आई, तो सरकार ने कहा आप प्रूफ लाइए कि ये कोरोना से मरे हैं। और कई ऐसे हमारे साथी हैं जो मैं तो ये कहूंगा कि वो वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी पूछ लेने वाला कोई नहीं। ये सरकार से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो ये DA/DR भत्ते फ्रीज हुए हैं, इनकी तत्काल बहाली हो। साथियों, 2016 में 7वां वेतन आयोग हर 10 साल बाद महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है, केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन करती है इंडेक्स के आधार पर, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने उस कमेटी की ही घोषणा नहीं की है कि कौन अध्यक्ष है, कौन क्या है। और 1 जनवरी 2026 को मात्र 2 से 3 महीने बचे हैं, तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि केंद्र सरकार 1 जनवरी को साहब सेंट्रल वालों को जो है वो 8वें वेतन आयोग का लाभ दे देगी, बिल्कुल नहीं देने जा रही। जब वहां लागू होगा उसके बाद फिर प्रदेशों में लागू होगा, हमें उसको प्रदेश में लागू करवाने के लिए हमें उसके लिए फिर लड़ाई करनी पड़ेगी। और आपने अगर पिछला इतिहास देखें तो जब सेंट्रल में चीज लागू होती है उसके 2 से 3 साल बाद वो स्टेट में लागू होती है, उसके बाद फिर वो निकायों में लागू होती है। हम अगर नगर विकास की बात करें, नगर विकास में वर्तमान में लगभग 745 निकाय, उनके लिए जियो अलग से होता है। इसी तरीके से जो हमारी 4-5 मेजर डिमांड है, प्रदेश में लाखों लाख या पूरे भारतवर्ष की बात करें लाखों लाख जो है वो पद खाली पड़े हैं। विभागों की स्थिति ये है कि हमारा जो सरकारी स्थायी कर्मचारी है उनकी संख्या बहुत ही सीमित रह गई है। साथियों, अभी हमारी महामंत्री जी ने बताया कि हमारे विभाग में, मैं आपको अपने विभाग का स्ट्रक्चर बता देता हूं, हमारे विभाग में साथियों 87 पद स्वीकृत है निदेशालय स्तर पे। हमारी कोई भी जनपद या मंडल में कहीं कोई कार्यालय नहीं। 2009 में मेरी नियुक्ति हुई, 2009 में मुझे लग रहा है कि 50 से 55 आदमी था, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में हमारे यहाँ 1 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, 3 प्रशासनिक अधिकारी, 5 कनिष्ठ सहायक और 13 जो है साथियों प्रधान सहायक हैं। पूरे प्रदेश में 745 निकाय जिनका एस्टेब्लिशमेंट, उनका चाहे जांच करनी हो, चाहे उनको प्रमोशन करना हो, चाहे ACP करना हो, चाहे कुछ करना हो, इन 18 लोग पूरे प्रदेश चला रहे हैं निदेशालय। मैं अपने विभाग की बात करूं साथियों, इस समय इतना शोषण है। हमारे यहाँ 4 नगर विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं जिसमें ऑलरेडी एक निदेशक विराजमान है, 5वें पे कब्जा प्रमुख सचिव महोदय ने कर रखा है, 4 IAS हैं, लेकिन कर्मचारियों, इन 18 कर्मचारियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। 10 दिन फाइल पे अभी हमारे यहाँ 2, मैं नाम नहीं लूंगा, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक हमारे प्रधान सहायक का, वो पत्रावली साथियों 3 महीने से अधिकारी के पास पेंडिंग थी। अधिकारी ने वो फाइल पटल सहायक को भिजवाई, मात्र 10 दिन, जिसमें बीच में 3 से 4 दिन छुट्टी थी और उनका वेतन रोक दिया जाता है। ना कोई नोटिस, मतलब ना खाता, ना वही सही, डायरेक्टर जो कहीं वही सही। तो ये वाली नीति है। कर्मचारी तो अपने को बहुत शोषित महसूस कर रहा है। अभी निधि जी ने बताया कि कर्मयोगी पे एक सरकार योजना चला रही है कि फ्रस्ट्रेशन या तनाव को कैसे कम किया जाए, लेकिन वो तनाव आ क्यों रहा है, इसके बारे में अधिकारी या सरकार को कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले अगर 5 से 6 महीने की बात निदेशालय स्तर पे करूं तो यहाँ पे प्रत्येक माह आप किसी डिमांड को, कैडर पुनर्गठन को, या हमारे जो अधियाचन गया है प्रेषित किए जाने पे, या स्थायी आउटसोर्सिंग के माध्यम से साथी रखे जाने की बात निदेशालय में छोड़ दीजिए। हम अपने वेतन समय पे मिल पाए या किसी साथी का वेतन ना कटे, उसके लिए हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। इससे बड़ी और शर्म की बात हमारे निदेशालय के लिए कोई नहीं है। लेकिन साथियों, वही है कि जब व्यक्ति पे आता है तब तक वो संगठन का साथ देता है,
लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहूंगा कि संगठन की हमको जरूरत ही क्यों पड़ती है। संगठन की हमको जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम जो व्यक्तिगत या अकेले हम जो बात नहीं कह सकते हैं, संगठन हमको वो मंच देता है, वो जनसमूह देता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी अपने विभागीय मंत्री से, कार्यालय अध्यक्ष से या प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव किसी भी स्तर पे हम जाके प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से अपनी समस्याओं को उठा सकते हैं और उनका निराकरण करा सकते हैं। तो साथियों, निदेशालय में बहुत सी समस्याएं हैं जिसके बारे में पूर्व में हमारी महिला महामंत्री जी आपको अवगत करा चुकी हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य उपस्थित राज्य कर्मचारी महासंघ के काउंटी अध्यक्ष आदरणीय कमल अग्रवाल जी से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया 2 शब्द आप तो आप सब लोग आ रहे हैं, सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और जो भी आज समस्याएं यहाँ नोट हुई है उसको दूर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। तो एक जरूर सूचना आप लोग सुन लीजिए कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का 4 दिवसीय कार्यक्रम नासिक के शिरडी में है। 23 जनवरी 2026 से 26 जनवरी 2026 तक का ये कार्यक्रम रहेगा। और लखनऊ से पुष्पक ट्रेन जाती है, उससे 22 तारीख का रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। जनवरी है हाँ, और वो 21 नवंबर को रिजर्वेशन कराना पड़ेगा हर हालत में जाने वाले को। और 22 को आप यहाँ से निकलेंगे, 23 को आप पहुंचेंगे कोपर गांव से बाई बस सब लोग जाएंगे शिरडी और 4 दिन वहां पे उस कार्यक्रम को अटेंड करेंगे। और 26 के शाम को वहां से निकलेंगे और 27 से सुबह वहां से निकलेंगे और वहां से आएंगे कोपर गांव से 1 बजे ट्रेन मिलेगी और 28 को आप लोग लखनऊ और कानपुर अपने अपने गंतव्य को पहुंच जाएंगे। इसके लिए जो हमारे जो तय थोड़ा मोटा एक प्रस्ताव सा है कि उसमें 22 मेल और 8 फीमेल 30 लोगों को पहुंचना है। परंतु ये है कि ये जो 4 दिन का कार्यक्रम जब आप वहां रहेंगे तो वहां पूरा भारतवर्ष होगा। 29 राज्य ऑल इंडिया से जुड़े हुए हैं। कोई कर्नाटक से आएगा, कोई तमिलनाडु से आएगा, कोई गोवा से आएगा, कोई अरुणाचल प्रदेश से आएगा। और आप वहां पे जो पाएंगे कि पूरा भारत के साथ साथ कि भाषाओं का भी आपको ज्ञान होगा। अधिकतर हिंदी इंग्लिश में बात होती है, किसी प्रकार की कोई टेंशन किसी प्रकार की नहीं होगी। वहां पे बाकायदा सबके रहने का पूरा इंतजाम होगा। महिलाओं के लिए महिलाओं का रूम अलग होते हैं, पुरुषों के लिए पुरुषों के रूम अलग होते हैं। फुल अनुशासन है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। तो जो लोग जाना चाहते होंगे वो अपना नाम आज संदीप पांडे जी को नोट करा देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बैठक के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम हमारे मध्य हमारे उत्तर प्रदेश फेडरेशन मिनिस्टर सर्विस एसोसिएशन के आदरणीय संरक्षक SP सिंह जी पधारे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि उनके आने पर आप लोग कृतज्ञ भावना से उनका स्वागत करें। साथियों, हमारे मध्य उपस्थित आदरणीय कमलेश मिश्रा जी, संरक्षक फेडरेशन एवं उपाध्यक्ष अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ, जिसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। मिनिस्ट्रियल फेडरेशन के इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष श्री संदीप पांडे जी, मंच पर उपस्थित हमारे अग्रज और राज्य कर्मचारी महासंघ और फेडरेशन के संरक्षक श्री SP सिंह जी, हमारे साथी राज्य कर्मचारी महासंघ और फेडरेशन के संरक्षक श्री नरेंद्र जी, राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमल अग्रवाल जी, मंच का संचालन कर रहे श्री मंसूर जी, हमारे बीच में उपस्थित महिला शाखा की
सबसे सशक्त प्रदेश स्तर की हमारी नेता, राष्ट्रीय स्तर की नेता, और बहुत दिनों से आप द्वारा महिला संगठन का नेतृत्व किया जा रहा है, निधि जी, देवेंद्र जी, आशीष खरे जी तथा उपस्थित साथियों, बहुत देर से तमाम चर्चाएं चल रही हैं जिनको मैं सुन रहा था। साथियों देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि जैसे मिनिस्ट्रियल फेडरेशन की बैठक चल रही है तो मांग तो अपनी जगह है, मांग तो ठीक है, मांग भी हमारी होगी, हमारी संख्या होगी, हमारे 2-3 बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर विचार करने की आवश्यकता है कि सरकार की दशा और दिशा क्या है। उस पर जब तक आप लोग मंथन नहीं करेंगे और उसके अनुसार अपने आगे की योजनाओं को नहीं बनाएंगे तब तक जो है आप सफल नहीं हो सकते। और सरकार नई नई चीजें लेकर के आ रही है, जैसे उन्होंने एक आउटसोर्सिंग निगम बनाने की बात की, अभी उस पर चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन उस पर किसी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं और हल्का फुल्का ठीक है। आउटसोर्सिंग निगम वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पर हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अब हमारी समस्या ये है कि हमको जो आउटसोर्सिंग पे लोग लड़के लगे हुए हैं, जो लोग हैं, उनको अपने साथ किस तरीके से, किन शर्तों के साथ शामिल किया जाए। सबसे आज का जो ज्वलंत मुद्दा है वो ये है कि क्योंकि जब तक संख्या, ये देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर आप ये कहो कि अब अभी संदीप जी बता रहे थे कि इस पूरे प्रदेश को चलाने के लिए कुल मिलाकर के 18 लिपिक संवर्ग के कर्मचारी यहाँ पर हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग में कुल 18 हैं। अगर आप अधिकारियों की संख्या जोड़ेंगे नीचे से लेकर के और मंत्रालय तक के, तो हमें लगता है करीब 30-35 तो हो ही जाएंगे। सरकार में अन्य सचिव, फलाने सचिव, धमाके सचिव, फलाने के 30-35 हो जाएंगे। यानी कि उन 18 कर्मचारियों का टोटल भार, उन 40 अधिकारियों का टोटल भार जो है वो 18 कर्मचारियों के ऊपर है। और उस व्यवस्था को कैसे वो लोग चलाएंगे, कैसे क्या करेंगे, और उसके बाद भी जो एक सिस्टम जो चल निकला है उस सिस्टम को में अपने आप को बचाए रखना भी बहुत जरूरी है। अभी अफीफ जी जो बता रहे थे कि साहब वो क्या मेल के थ्रू सारे काम होंगे, ये होंगे, वो होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, लेकिन सब काम मेल के थ्रू होंगे। सब जो है आप जिस जगह जाइए, इवन बैंकों में इतनी अच्छी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था उनको दी गई है, उसके बाद भी आप बैंकों में जाइए तो घंटों सर्वर डाउन रहता है, घंटों सर्वर डाउन रहेगा। और ऐसा नहीं है कि वहां बैंक का एम्प्लॉय वहां पे बदमाशी कर रहा है, बैंक का एम्प्लॉय बदमाशी नहीं कर रहा, वास्तव में वो सर्वर आपके सामने दिखता है। तो पहले तो हमें इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम किस तरीके से डेवलप करें पूरे प्रदेश का, कि सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले। अब इसके पहले भी इसी हाल में एक समस्या आई थी जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उस चर्चा में ये था कि भाई पोर्टल पे एक, हम लिपिक संवर्ग की केवल बात कर रहे हैं, एक लिपिक ने, हम तो कहते हैं इस व्यवस्था की मांग करनी चाहिए कि पूरी तरीके से लागू हो, आधा आधा नहीं। एक लिपिक ने एक जो उसके पास पत्र आता है, उस पत्र के संबंध में अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार उसने उस पर अपनी नोटिंग लगाई, नोटिंग लगा करके उसने जस्ट अपने ऊपर वाले को फॉरवर्ड किया। वहां पर अब पता नहीं, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा उससे संबद्ध नहीं हूं, तो उसको, उसी बाबू को वापस करने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उस पर जो है वो आगे फॉरवर्ड करने की अपना जो मंतव्य है देते हुए जस्ट ऊपर वाले अफसर को अपना उसको फॉरवर्ड करता है। ये नहीं कि अब अपने से उन्होंने वापस कर दिया, ये ठीक नहीं है, ये लिखिए, वो ठीक, ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। इस तरीके की अगर है कहीं तो उसको थोड़ा सा अपने मांग पत्र में रखने की जरूरत है कि ये सीधा आप, ठीक है,
हमने गलत, अगर हम इतने ही बुद्धिमान होते तो डायरेक्टर की जरूरत नहीं होती, हम अपने लेवल से सभी कर देते। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है तो इंजीनियरिंग की जरूरत, इंजीनियर की जरूरत क्यों होती? हमने अपने हिसाब से लिखा, उसको आप आगे फॉरवर्ड करिए और उसका टाइम अपने आप निर्धारित होता चला जाएगा, आप आगे के लिए बढ़ते जाइए। जिसके पास फाइल मिलेगा वो अपने आप जो है, लेकिन जब तक ये सारी चीजें तभी संभव है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से दुरुस्त होगा। अब एक बात बार बार आ रही है कि वो मृतक आश्रित वाला, अरे वो तो समाप्त हो गया भाई, कहाँ आप लोग हो? आप ये बताइए, उस पूरे जीओ में कहीं ये दिया हुआ है कि समूह घाट को जो है पुनर्स्थापित कर दिया गया है? जब 7th पे कमीशन ने समूह घाट को समाप्त कर दिया, समूह घाट के जो तकनीकी पद हैं थोड़े से उनको बनाए रखा था, जैसे कि लिफ्ट मैन वगैरह हैं, इस तरीके के लोग हैं, उनको बनाए रखा गया था, बाकी तो सब समाप्त कर दिया गया था। तो उसकी जगह पर ये क्या करेंगे? बाकी आपका लिपिक संवर्ग का जहां तक सवाल है, लिपिक संवर्ग के ज्यादातर पद तो उन्होंने दे दिए आयोग को, अधीनस्थ चयन आयोग को, बचा क्या है? तो उसमें कहां पर इस तरीके के लोग बचे हैं कि किन पदों पर आप जो है भर्तियां करेंगे, कैसे समूह घाट में भी कैसे आप भर्ती करोगे? तो ये सारी चीजें हैं, इन पर जो है, इस पर जो मूलभूत चीजें हैं, उन पर विचार करने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, खास करके न्यूज स्टेट फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने हमको अभी सम्मान दिया और यहाँ पर बोलने का अवसर प्रदान किया। हम लोग आ जाते हैं, अपने अनुभवों को आपके साथ साझा कर लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय राज, जय सिंह। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य उपस्थित हमारे संरक्षक आदरणीय नवीन प्रताप सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया अपने जो भी अपने विचारों से अनुरोध। आज कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अध्यक्ष जी संदीप पांडे जी, हमारे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कमलेश मिश्रा जी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय एसपी सिंह साहब, राज्य कर्मचारी महासंघ के महामंत्री तो अध्यक्ष राष्ट्रीय कमल अग्रवाल जी, संचालक महामंत्री मधुसूदन जी, PWD के हमारे महामंत्री जी देवेंद्र जी, आपको अब तक चले गए क्या? आ रहे हैं। अच्छा। और राष्ट्रीय पार्षद हमारी महिला फेडरेशन की उत्तर प्रदेश की महामंत्री आदरणीय निधि जी, और हमारे लखनऊ जनपद के अध्यक्ष और राष्ट्रीय पार्षद असीत रिक्की जी, उनकी तो पहले भी नहीं बची, जो लिखी हूँ। माननीय कमलेश मिश्रा जी ने बहुत ही विस्तार से सारी बातें आपके सामने रखी, और उन्हीं की बातों से मैं भी अपनी बातों को जोड़ता हूँ। मैं 20 साल लखनऊ जनपद बड़ी ईमान चाहता हूँ इन जिले को, उसमें सारा काम हम करते, पद के कार्य करते